जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 23 और बार है सोमवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट, तमाम हलचल, क्या कुछ चल रहा है। देखिए, वैसे तो हर रोज़ हम आपको ये बता रहे हैं कि इन दिनों चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज़ हैं और अपने उरूज पर हैं। कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां और अब तीसरी पार्टी और शामिल हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा। वो भी अपने अपने उम्मीदवार अब बाड़ों में उतारने को तैयार बैठी है। और कहीं ना कहीं अब की बार जो निकाय चुनाव है वो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। लेकिन दिन भर की अगर तमाम अपडेट की बात की जाए तो अब शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है। कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नई गाइडलाइन को लेकर के लोग भी असमंजस की स्थिति में हैं, क्या कुछ होने वाला है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आज हम खुलासा भी करेंगे और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी बताएंगे कि क्या करना है और क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले कल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, क्योंकि कल रविवार था, वीकेंड था, और किसी न किसी चर्चित व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवाता हूं। आज भी, क्योंकि अब ये चुनावी सरगर्मियां हैं साहब, और लगातार ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे जो कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में, और एक उद्देश्य को लेकर के वो इस मैदान में हैं कि क्या कुछ वो करना चाहते हैं और क्या कुछ उनके जहन में है, क्या कुछ उनके दिमाग में है। आज इन्हीं चीज़ों को लेकर के मेरे साथ मौजूद हैं समाज सेवी संतोष दुबे। रियल एस्टेट के जो कारोबार है उससे जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान जो है उसके ओनर हैं, जिसके माध्यम से वो बहुत सारे सामाजिक काम हैं, सामाजिक जो सरोकार से जुड़े हुए काम हैं वो लगातार करते रहते हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन दिनों कांग्रेस खेमे में भी टिकटों को लेकर के अच्छी खासी मारामारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी हमने कई बार आपको खबरें दिखाई है कि वहाँ भी लगातार इस बात को लेकर के और नूरा कुश्ती चल रही है। टिकट कौन मांग रहा है, टिकट किसको मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में ज़रूर है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही ताल इस बात पर ठोक रही है कि इस बार बोर्ड हमारा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार 10 साल से राज करती आई है, कांग्रेस अपना खाता गंगापुर सिटी नगर परिषद में खोलने का प्रयास पूरा करेगी। विधायक रामकेश मीणा कोरोना पॉजिटिव थे, स्वस्थ होकर के अब विधानसभा क्षेत्र में लौट आए हैं अपने निवास पर। कल भी उन्होंने इस चीज़ को देखा। और जो चुनावी पर्यवेक्षक हैं और प्रभारी हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, कल वो गंगापुर रहे, उसके बाद वो आज दिन भर सवाई माधोपुर रहे। सवाई माधोपुर नगर परिषद में भी वार्डों की संख्या 60 है और गंगापुर सिटी नगर परिषद में भी वार्डों की संख्या है 60। कुल मिलाकर के किसके होने वाले हैं ठाठ, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। और मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ संतोष जी दुबे साहब से। संतोष सर, आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, क्योंकि लोग बाग बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो जनता को आपको देने। सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी पोर्टल जो गंगापुर सिटी में जिस प्रकार से हर तरह की खबर हर पल बाहर जाकर भी पूर्ण मेहनत करके जो गंगापुर सिटी की सेवा में समर्पित है, उसके लिए लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। संतोष सर, प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, बिजनेस रिलेशन लोगों से है, ऐसे समाज से आते हैं जिसको लक्ष्मी सेवी संस्थान के माध्यम से आप लगातार उस चीज़ में काम भी कर रहे हैं। राजनीति की अगर बात की जाए तो मौजूदा स्थिति में गंगापुर की राजनीति को किस स्तर पर आप देखते हैं? राजनीति का जो इस समय डमरू बज रहा है वो कैसा बज रहा है? देखिए, हर व्यक्ति जो नेतृत्व की क्षमता रखता है उसको यह सोचकर नेतृत्व में आना चाहिए कि आम जन बेसहारा जो अपन पर आश्रित हैं उनकी सेवा में हमेशा समर्पित होकर उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, उनकी सेवाएं करें और उनका आत्मा का आशीर्वाद लें। अच्छा, बहुत समय पहले तक आप नरेंद्र मोदी मंच से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे, फिर अचानक आपका जो कन्वर्जन है वो कांग्रेस की तरफ हुआ, ऐसा क्यों? नहीं, मेरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे ने ज़रूर अपनी इच्छा अनुसार जो भी पार्टी ज्वाइन की, जो भी काम किया, उससे मुझको कोई एतराज़ नहीं था। मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। मेरा छोटा भाई राजेश दुबे
NSY की बहुत अच्छी कार्यशैली से गंगापुर सिटी में काम किया है। जब पुराने जो लीडर हो गए, मूलचंद जी जैसे लीडर, उनका यहाँ पर भव्य कार्यक्रम NSY द्वारा किए। मेरा भाई, मेरा परिवार, हम कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। हम केवल पार्टी पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं कि जो आम जन के काम, गरीबों के हित में जो काम आती है, उस पार्टी को हम पसंद करते हैं। ये बड़प्पा सब जानते हैं, अपनी मानवता को कोई नहीं भूलता, जो धर्म है उसको कोई नहीं भूलता। अच्छा संतोष सर, मौजूदा दौर में नगर निकाय के चुनावों में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रही है। अब पहले तो मुझे ये बताइए कि टिकट मांगने वालों को लेकर के और वर्तमान में गंगापुर सिटी में कांग्रेस कितनी उत्साहित है, कैसी भीड़ आ रही है लोगों की, कितना उत्साह नज़र आ रहा है? देखिए, हमारे विधायक महोदय माननीय श्री रामकेश जी मीणा गंगापुर सिटी की सेवा में कोरोना काल से पूर्ण रूप से समर्पित है, जिन्होंने आम जन की, गरीब की एक गंगापुर सेवा समिति का गठन करके गंगापुर के हर मोहल्ले, हर चौराहे पर, हर समाज को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को पूर्ण राहत पहुंचाई। और गंगापुर सेवा समिति ने एक बहुत अच्छी टीम भावना से काम किया और आज भी उसका प्रतिफल है कि हमारे विधायक महोदय के यहाँ पर आज भी जो अखंड भंडारा चालू हुआ था, आज भी अखंड भंडारा विधायक महोदय के में चालू है। और लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्टेशन की जो इंदिरा रसोई है, वो भी अच्छी और पूर्ण तरीके से चालू है। अच्छा संतोष सर, फिर ऐसा क्या कारण रहा कि लगातार 10 वर्ष से आप कांग्रेस का बोर्ड गंगापुर सिटी में नहीं बना पाए? नगर परिषद पर काबिज तो भाजपा ही रही। देखिए कि जो अपने शरीर की सनातन जो बोलते हैं कि 10 इंद्रियों के बाद में जो एक 11वीं इंद्रिय मानी गई है, वो मन आदमी का किस वक्त, किस क्षण, किस रूप में बदल जाए, इसके विधाता और करने धरने वाला ईश्वर ही है। मन बिगड़ने में एक सेकंड में अपना मन अमेरिका जा सकता है और एक सेकंड में मन अपना बुरा भाव आ सकता है, एक सेकंड में मन में अपने अच्छे भाव आ सकते हैं। मन की बदलाव से जो कांग्रेस के साथ में पिछली बार घटना हुई, वो आपके सामने समक्ष है। लेकिन क्या है कि जिसका अब होता है उसका सब होता है। सरकार थी और एक वोट क्रॉस होने पर हमारी माताजी गीता देवी जी नरूका जो जीती हुई कैंडिडेट थी, वो हार में तब्दील हो गई। अच्छा संतोष सर, अब आप चेयरमैन पद के लिए दावेदारी दिखा रहे हैं। देखिए, वार्ड मेंबर के लिए तो आप बिल्कुल दावेदारी दिखा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन पद कहीं ना कहीं टारगेट है आपका? देखिए, ये निर्णय हमारे जो टीम के बॉस श्री रामकेश जी मीणा विधायक गंगापुर सिटी, जो कांग्रेस के इस टाइम सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और इस कोरोना काल में भी पूरा परिवार उनका कोरोना से ग्रसित हो गया, इसके बाद में भी आम जन की, जनता की सेवा के लिए वो अपने जान को जोखिम में डालकर गंगापुर सिटी की सेवा में आए हैं। उनका भी मानना यही है कि जिताऊ और टिकाऊ को प्रेफरेंस दिया जाए और जो पहले बिक चुके, जिनकी भावना पहले से ही बिकने के लिए है, उनको तिरस्कार किया जाए और उनको किसी हालत में टिकट नहीं दिया जाए। अगर अब की बात की जाए तो कुल मिलाकर के, चाहे उच्च नेतृत्व से लेकर के नीचे तक की बात की जाए, आपको लगता है कि राज्य स्तर पर कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या उसमें कहीं ना कहीं अंतर्कलह की स्थिति अभी भी मौजूद है? मेरे हिसाब से तो हमारी कांग्रेस 10 जनपद से लेकर और गंगापुर सिटी के कांग्रेस कार्यालय तक एक है। अब जो मनमुटाव जब घर परिवार के 5 व्यक्तियों में हो जाते हैं, तो इतने बड़े संगठन में थोड़े बहुत जो ऊंच नीच होती है, उसका समाधान हमारे नेतृत्व द्वारा, जो हाई लेवल नेतृत्व से किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस सरकार बराबर 5 साल शासन में रहेगी और कांग्रेस सरकार, शायद आप सबको आत्मा से पहचानना चाहिए कि गहलोत साहब इस टाइम राजस्थान की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। जो कोविड के लिए तो वो रोज़ खुद की मॉनिटरिंग कर राजस्थान के आम जन की सुरक्षा के लिए हर तरह के नियम कायदे निकाल कर उनका कानून का पालन करवा रहे हैं। राजस्थान सरकार सतर्क है। संतोष सर, पिछले 2 साल का नगर परिषद में, पिछले 3 साल के काम को आप छोड़ दीजिए, पिछले 2 साल का मैं ऐसा काम आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ,
जो रामकेश जी जब विधायक हैं, पिछले 2 साल में नगर परिषद के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से नए काम हुए हैं? देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में पाइपलाइन गंगापुर सिटी में तीव्र गति से बिछाई गई। ये तो सेंटर का काम था और बीजेपी सरकार की स्कीम थी। सेंट्रल दिल्ली में है और जयपुर राजस्थान जयपुर में है, लेकिन क्रियान्वित कराना, उसका अमल करवाना, आम जन तक पहुंचाना और उनकी सुविधाओं को दिलाना, वही नेतृत्व जो यहाँ का विधायक है उसकी मेहनत से सारे काम हुए हैं। ठीक है, एक काम तो आपने बता दिया कि साहब अमृत योजना वाला काम हो गया। शहर की सड़कों की स्थिति और सफाई की जो व्यवस्था है, लगातार खुद मॉनिटरिंग रामकेश जी भी करते रहे हैं, कई बार फील्ड में उतरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये बात सामने आ रही है कि साहब जो यहाँ का प्रशासन है उस पर कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो हावी हैं। आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, कहना आसान होता है पर उसकी क्रिया करना, क्रियान्वित करना बहुत टेढ़ी खीर होता है। हमारा पुलिस प्रशासन की जो संख्या बल है उसको आप देखिए, गंगापुर सिटी का किस प्रकार से विस्तार हो चुका है। और गंगापुर सिटी की मुख्य जो बात है कि गंगापुर सिटी में पुलिस स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। एक थाने पर 25, 30, 35 आदमियों से गंगापुर सिटी कंट्रोल नहीं होता, जिसमें ट्रैफिक की थोड़ी अवस्था हो रही है। उसके लिए हम विधायक महोदय और हम विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर एसपी साहब से अनुरोध करके तुरंत यहाँ पर नफरी बढ़ाई जाए और गंगापुर की आम जन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सही करवाई जाए। और सड़क की जो बात है, जो आप पूछ रहे हो, तो सड़क में तो क्या है कि अभी लाइनें बिछ रही हैं। लाइन बिछने के बाद में एक साथ इसकी रिपेयरिंग होगी और कांग्रेस सरकारी करवाएगी। और ये पहले सैंक्शन थे सारे काम। गंगापुर सिटी की जो रोडें बनी है ये कांग्रेस शासन में बनी है। भाजपा के राज में सड़क पर सड़क बनी है, डबल सड़क बनी है, पर जहाँ सड़क की आवश्यकता है वहाँ सड़क नहीं बनी है। अच्छा संतोष सर, तो फिर महूकला अंडरपास शिलान्यास भी किया अपने कार्यकाल में रामकेश जी ने, और वो शिलापट्टी का वहाँ से हटा दी भी गई, और कुल मिलाकर के 2008 का मामला था और अब चल रहा है 2020, लेकिन वो महूकला अंडरपास अभी तक बन करके तैयार नहीं हुआ। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, राजस्थान सरकार की ओर से हमारे विधायक महोदय ने महूकला अंडरपास के लिए हमेशा उच्च स्तरीय कार्रवाई करके और हमेशा प्रयत्न किया है कि अंडरपास जल्दी जल्दी बने। लेकिन इसमें सेंट्रल का मामला फंसने से ये मामला पेश किया जाता है, क्योंकि रेलवे प्लस राजस्थान सार्वजनिक विभाग दोनों मिलकर इस पुल का निर्माण करेंगे। रेलवे का थोड़ा प्रॉब्लम आने से ये अंडरपास रुका हुआ है। फिर भी मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे विधायक महोदय इस अंडरपास को भी जल्दी से जल्दी आपको इस चुनाव के बाद में सम्मत कर देंगे और पूर्ण कोशिश चालू है और भी इसमें थोड़ी तीव्रता बढ़ाई जाएगी। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आप दर्शकों से वो कौन सी प्रमुख चीज़ें हैं जिनका वादा आप लोगों से करना चाहेंगे कि यदि कांग्रेस का बोर्ड बनता है गंगापुर सिटी में, तो कौन से ऐसे काम हैं जिनको प्रमुखता के साथ में करवाया जाएगा? देखिए, मैं एक मानव सेवी संस्था से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अगर अपनी गंगापुर सिटी नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बैठेगा और अच्छे बहुमत से बैठेगा, प्रथम हमारी बात होगी कि कोई भूखा ना सोए और कोई बिगड़ दवाई का ना मारा जाए। ये सबको भोजन मिले, सबको दवाई मिले। हाँ, पहले जो रोज़ की चीज़ जो होती है वो दिन में 2 बार प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, बच्चों को और जिनकी आयतन को 4 बार जरूरत पड़ती है, वो है प्रथम भोजन। तो हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा कि कोई भी भूखा ना सोए और कोई बिगड़ दवा के मारा ना जाए। इसके बाद गंगापुर सिटी की जो व्यवस्थाओं में, मॉनिटरिंग में, जो मैनेजमेंट में कमी है, उसको तत्काल प्रभाव से सही करके सारी ट्रैफिक व्यवस्थाएं, सफाई, रोशनी, लाइट, पानी, गंगापुर को हम वो रूप देंगे। जगह जगह जल की व्यवस्थाएं होंगी, जगह जगह बैठने की व्यवस्थाएं होंगी और आम जन जो ज़रूरतमंद है उसके लिए भोजन के आज गंगापुर सिटी में 2 या 3 सेंटर खुल रहे हैं। बोर्ड बनने के बाद में इन सेंटरों को दोगुना कर दिया जाएगा। संतोष सर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये जितनी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से ज़्यादा रिलेटेड रखती है। अगर हम बात करें गंगापुर सिटी की, देखिए मूलभूत आवश्यकताओं की अगर गंगापुर सिटी की बात करें कि एक तो ये शहर स्वच्छ बने और ये सुंदर बने, दूसरी बात ये है स्वस्थ बने। हाँ, स्वस्थ बने, और दूसरी बात ये है कि जाम आम हो गया गंगापुर में, जाम लगना।
अतिक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ये शहर कहीं ना कहीं सिकुड़ता जा रहा है। इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप दिमाग में खाका तैयार कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल, और जो इस टाइम मुख्य समस्या गंगापुर सिटी में चल रही है वो आपने निवारण के लिए पूछा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये व्यवस्था चुनाव से पहले ही होनी चाहिए। विधायक महोदय से मैं इस बात को दोहराऊँगा कि गंगापुर सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत कमी चल रही है। उसके लिए हम ये सुझाव देंगे कि जो टेम्पू चलते हैं, इन टेम्पुओं का एक रूट बनाया जाए, इनके लाइसेंस बनाए जाए और एक टाइम टेबल इनका फिक्स किया जाए, और रूट वाले पर रूट ही टेम्पो जाए तो अपनी गंगापुर सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ट्रैफिक व्यवस्था में जो जितने यहाँ पर ट्रैफिक के कर्मी होने चाहिए वो मौजूद नहीं है, उनकी संख्या में इजाफा दिया जाएगा और उच्च अधिकारियों से बात करके गंगापुर सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पूर्ण हमारी सरकार, हमारे विधायक और हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता गंगापुर की आम जन की सुविधा के लिए समर्पित रहेंगे और तत्काल से तत्काल इस कार्य को हम करवाएंगे। अच्छा संतोष सर, रियल एस्टेट के कारोबार से आप जुड़े हुए हैं, ये जो भूमाफिया वाला जिन बार बार खड़ा हो जाता है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कि साहब भूमियों पर कब्जा किया जा रहा है अवैध रूप से, अभी भी एक विवाद था जिसका बड़ी मुश्किल जा करके निस्तारण हुआ। ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं क्राइम को जन्म देता है, अपराध को जन्म देता है, ये सिस्टम कैसे रुके? देखिए, रियल एस्टेट का काम करते हुए मुझको आप लोगों के गंगापुर सिटी की आम जन के आशीर्वाद से 35 साल हो गए। भूमाफिया उसको बोलते हैं जो कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करे। बिल्कुल ऐसा में जो किसी को ज़बरदस्ती किसी से निकाल कर ज़बरदस्ती किसी को कब्जा करे और कोई आवंटित भूमि हो उस पर कब्जा करे, उसको भूमि बोलते हैं। खरीद फरोख्त करना, व्यापार करना, ये कोई गुनाह नहीं है। खरीद फरोख्त करना, खरीद फरोख्त में क्या मुनाफा देता है, क्या ऊपर वाला करता है, ये ऊपर वाला जाने, लेकिन भूमाफिया की परिभाषा वो होती है जो मैंने आपको बताई। बिल्कुल। तो इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए जिनके साथ अत्याचार होता है उनकी आवाज़ें दबा दी जाती है। तो मैं आप मीडिया वालों से प्रार्थना करूंगा कि जिसके साथ ये घटना होती है तो आप उसके पास जाओगे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, उसका अत्याचार उसकी रिपोर्ट लिखाएगा, रिपोर्ट लिखाने उसकी कार्रवाई होगी और उसका जो और धन जो जा रहे हैं वो बचाव होगी। इसमें आप अगर अपनी रूपरेखा निभाएंगे तो इस समस्या का भी हल हो जाए। चलिए, तो ये हैं हमारे साथ में समाज सेवी संतोष दुबे जी। और जाते जाते आखिरी सवाल ये है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह नगर परिषद का बोर्ड अब बनाना चाहेंगे और इस शहर को हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं ताकि ये शहर फिर से जिंदा हो? अगर वर्तमान की बात करें तो नगर परिषद मृत प्राय है। देखिए, मैं गंगापुर की आम जन, सभी मेरे भाई बहनों, वृद्धजनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंगापुर सिटी में सरकार की तंत्र से जो अपन कार्य कराने की सोचते हैं वो सरकारी तंत्र से पूरा नहीं हो सकता। तो उसके ज़रिए एक टीम भावना का मतलब होता है NGO, जिसमें लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान गंगापुर सिटी विगत 5 वर्ष से आपकी हर सेवा में समर्पित है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान की यही कहानी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। संस्था द्वारा गंगापुर सिटी के प्रतिष्ठित जनों को साथ में लेकर, जो वास्तविक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके दिल में दया है, जो मानवता को जानते हैं कि मानव क्यों पैदा हुआ है, मानव के लिए पैदा हुआ है, लेकिन इसलिए पैदा नहीं हुआ कि वो खुद का पेट भरे। मानव के काम है, उसको मानवता बोली जाती है। आपके पड़ोस में कोई आदमी भूखे परेशानी खा रहे हैं, आप कलाकंद दही खा रहे हो, तो ये इसको मानवता नहीं बोलते। मानवता उसी को बोलते हैं। धर्म से बड़ी दया होती है कि एक दया भावी रूप के गंगापुर सिटी के सभी जो गौ भक्त हैं, जल सेवक हैं, भंडारे सेवक हैं, संत सेवक हैं, जो मानवता को पहचानते हैं, उनकी एक टीम बनाकर गंगापुर सिटी में एक उत्साहित वातावरण पैदा करके गंगापुर सिटी के हर वार्ड में 10-10, 20-20 आदमी इस प्रकार के तैयार करके कि जो भी समस्या है वो आप सुलझ जाइए, आप अपनी आती हमारे पास आइए। एक टीम भावना से, सेवा की भावना से वार्ड मेंबर का भी यही काम होता है कि जो सरकार द्वारा दी सुविधाओं को आम जन को उपलब्ध कराए, न कि जाकर बिक जाए।
पूरे वार्ड को बेचा है, उसको वार्ड मेंबर नहीं बोलते हैं। वार्ड मेंबर, सरपंच, प्रतिनिधि वो होते हैं जिन्होंने मतदान, जिसका कोई मूल्य नहीं, वो मतदान आपको दिया और मतदान से आपने धोखा किया, तो आपकी 7 और 7 14 पीढ़ी उसकी ऋणी नहीं हो सकती जिसने आपको मतदान दिया अनमोल। अपन बोलते हैं कि आपका अमूल वोट एवं समर्थन देकर विजय बनाइए, इसका कोई मूल्य नहीं। और उस आत्मा के दिए हुए दान को, दान से आदमी जनप्रतिनिधि बनता है। मतदान, दान से जनप्रतिनिधि बनता है। बिल्कुल। और उस दान को सभी पचा सकता है जिसने वो दान दिया है, उसकी सेवा में वो समर्पित रहे। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतदान का महत्व समझें। मतदान अपन किसको कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आगे अपन को उसको क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। अपनी पूरी पहचान उस आदमी की सोच के मतदान करें, ताकि सही आदमियों का चुनाव हो, सही शासक हो। शासक सही है तो प्रजा अपना आप सुखी है, और शासक अगर गलत है तो प्रजा अपना आप दुखी है। अच्छा, 60 में से कितनी सीट मान रहे हैं इस बार कांग्रेस की? के बाद हम 4500 पर सीट जीतेंगे, 45 और 50 के बीच सीट जीतेंगे। हमारे विधायक महोदय पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हर समाज को साथ में लेकर और पूर्ण ईमानदार, निष्ठावान, भगवान पर भरोसा करके, क्योंकि हमारे विधायक महोदय भी गोविंद के भक्त हैं। वो जो गोविंद का भक्त होता है वो गौ भक्त पहले होता है, और जिसमें गौ भक्ति है, गोविंद की भक्ति है, वो बुरा कर ही नहीं सकता। तो मुझको ये दिखता है कि गंगापुर सिटी के अच्छे दिन आ सकते हैं, बशर्ते कि चुनाव जो आप कर रहे हो, चुनिए उसको जो चूना नहीं लगाए। वेरी गुड, वेरी। चुनिए उसको जो चूना नहीं लगाए, खुद का खर्च भी नहीं करे, तो सरकारी अंधे लंगड़े लूले ऐसा का भी नहीं खाए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात कही आपने और बहुत अच्छी बात कही है। चुनिए उसको जिसको आपको विश्वास हो कि मैं जिसको चुन कर भेज रहा हूँ, ये कम से कम खुद की जेब से खर्च नहीं करेगा, तो अंधे लंगड़े लूले ऐसा है बहरे जिनको गवर्नमेंट सरकार भेज रही है, उनका भी नहीं खाएगा। ये विश्वास के साथ में आप चुनाव कीजिए। गंगापुर सिटी में अच्छा माहौल होगा। गंगापुर एक धार्मिक नगरी है, और हमारे यहाँ पर हर समाज का व्यक्ति धार्मिक है, बशर्ते कि उनको थोड़ा अग्रसर करना अपना काम है, जिसमें आप अजय भारद्वाज जी हमारे गंगापुर सिटी के हर न्यूज़ के जो लगे हुए हैं, और ये जो आनंद जी हैं, इन्होंने इसको चालू किया है। लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान इनका हार्दिक आभार प्रकट करती है, जिन्होंने मुझको बुलाया, और जो मैंने सच्चाई है वह व्याख्यान की। सच बोलने वाला आदमी कड़वा होता है, लेकिन सत्य सताए 3 गए, धर्म कर्म और वंश। सत्य सताए 3 गए, धर्म कर्म और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, इनके आज दुनिया में नहीं है वंश। अगर सत्य को जो परेशान करेगा, टाइम लगता पर पराजित नहीं होगा। और जो परेशान करेगा वो आप देख रहे हो, सीरियल शनि देव का सीरियल देख रहे हो, और कृष्णा का सीरियल देख रहे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगापुर की आम जनता को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो जाते जाते इतना सा बता दीजिए कि अब आप अपनी दावेदारी कौन से वार्ड से ठोक रहे हैं? देखिए, जिस वार्ड का मैं निवासी हूँ, और मेरा यह मानना है कि जहाँ आदमी रहता है और वहाँ पड़ोस में लड़ाई हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा वार्ड मेरे से आत्मा से प्रेम करता है, और सारे धार्मिक आयोजन मेरे वार्ड के हुंकार हनुमान मंदिर सैनिक नगर से आयोजित होते हैं। कुआं पूजन भी भोलेनाथ की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, ओसवाल मील का आदमी भी कुआं पूजन में वहाँ पहुँचता है, क्योंकि हमारे कुएं में पानी है और कुआं पूजन होता है। आज गंगापुर सिटी के 10-25 हज़ार जो बालक जन्मे हैं, वो हमारे गंगा सैनिक नगर कुएं से पूजे हुए जाते हैं। सारे मोहल्ला प्रेम करता है। वार्ड नंबर 49 से चुनाव लड़ूंगा, और कांग्रेस के टिकट पे लड़ेंगे ही, और कांग्रेस टिकट पे लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस की जो अंतरात्मा की भावना है, भाजपा की भावना है, उनमें मैं सब परिचित हूँ। मूल जो निचोड़ है कि धर्म से बड़ी दया। कोई सी पार्टी हो जिसमें दया नहीं, वो कुछ नहीं। पहले दया है तो सारी चीज़ मानवता आ जाएगी, और अगर दया नहीं आप में तो सारी अमानवता आप में घुस जाएगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान के ऑनर और समाज सेवी
संतोष जी दुबे ताल ठोक चुके हैं वार्ड नंबर 49 से, अब आएंगे मैदान में और बनाएंगे कांग्रेस का बोर्ड। 45 से 50 सीटें लेने का दिखाया है उन्होंने दमखम। देखना होगा वापस हैट्रिक बनाती है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस खोलेगी अपना खाता, ये ज़रूर भविष्य के घर में छुपा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि संतोष जी ने बहुत बड़ी बातें की हैं और ये पता है मुझे। चलिए, तो ये हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई थी और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं, पूरे शबाब पर हैं, पूरे उरूज पर हैं और सब अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है साहब कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंख से निकल भी सकते थे और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। अगर दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। कुल मिलाकर के ठहरा हुआ पानी बदबू मारता है और ज़िंदगी में अगर आगे चलना है तो सक्रिय रहना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं इस मृत शहर को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये शहर जब से कोरोना आया है तब से जिंदा हुआ भी हो। ना यहाँ सफाई है, ना यहाँ नालियों की सफाई है, ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ सड़कें हैं और ना ही आम आदमी को पीने के लिए पानी है। क्योंकि लोगों की और प्रशासन की आंखों का पानी सूख गया है और जिनकी खुद की आंखों में पानी ना हो वो लोगों को पानी कैसे पिलाएंगे। तो ये तमाम बातें थी। चलिए अब आप बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की तरफ, दिन भर की तमाम अपडेट, क्या कुछ घटित हुआ राज्य स्तर पर और हमारे संभाग स्तर पर। चलिए, तो जिन खबरों का आपको बेताबी से इंतजार रहता है अब मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूं। तो राज्य स्तर की बड़ी खबरें हैं और क्या कुछ घटित हुआ। चलिए अब चलते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की तरफ। और सीएम गहलोत कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर के गंभीर नजर आ रहे हैं। लगातार सीएमआर में वो अधिकारियों से और चिकित्सा विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। आपको बता दूं कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। यानी कोरोना वैक्सीन का जो हिंदुस्तान में ट्रायल है वो लगभग 3 चरण या 4 चरण पूरा हो चुका है और अब कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि ये जो सिस्टम है इसको शुरू किया जाए और जो दवाइयों का ट्रायल है वो लोगों पर किया जा सकता है। इसको लेकर के कल प्लानिंग की जाएगी और प्लानिंग करने के बाद में देखा जाएगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, इसका वितरण कैसे किया जाए और किन लोगों तक इस दवाई को पहुंचाया जाए। तो ये है शराब की दुकानों में ओवर रेट को लेकर के अब आबकारी विभाग अब बहुत जल्दी एक बड़ा अभियान चलाने वाला है। यानी कुल मिलाकर के लगातार आबकारी विभाग को ये शिकायतें आ रही हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जितने भी शराब के ठेकेदार हैं वो प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बियर हैं इनको बेच रहे हैं और लगातार शिकायतें मिलने के बाद में अब आबकारी विभाग बड़े एक्शन लेने के मूड में है। कुल मिलाकर के ये है कि जो ठेकेदारों की मनमानी है शराब के ठेकों में उनको रोकने का अब प्रयास करेगा, एक मिशन चला करके, एक अभियान चला करके। अब बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं चलिए मैं आपको अपडेट दे देता हूं। तो भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी बिहार, यहाँ से आई एक महिला के साथ में दुष्कर्म करने की घटना सामने। और हुआ मामला ये कि हलेना में उसे बुलाया गया था और विजिट करवाने के लिए, यानी सरिस्का जो घना पक्षी बिहार है उसको घुमाने के लिए उस बहाने से उसको बुलाया गया था और उसके बाद में उस महिला के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नदबई थाने के अंतर्गत ये मामला दर्ज हुआ है। धौलपुर की तरफ चलते हैं। 11 मार्च से फरार चल रहे इनामी आरोपी राजकुमार गुजर को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चौकी का पुरा मजरा मोरौली का रहने वाला है और सेंपोई थाना अधिकारी परमजीत सिंह ने इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और इस पर 5000 का इनाम भी था। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली जिले से क्या कुछ खबरें हैं। तो हिंडौन में चल रहे अमृत योजना के काम में घोटाले की बड़ी खबर है। भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है ये और इसको लेकर के एसीबी एक्शन में नजर आई है और एसीबी ने इस मामले में जलदाय विभाग के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एक्शन आसाराम मीणा और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने 3 महीने पहले इस मामले को लेकर के शिकायत की थी और करौली एसीबी के उपाधीक्षक अमर सिंह जी इस मामले की पूरी तरह जाँच कर रहे हैं। तो ये ज़रूर एक बड़ा मामला है और अगर अमृत योजना है या सीवरेज के जो काम है वो इसी तरह लटक करके चलते रहेंगे तो आमजन को बहुत परेशानी हो रही है और इनमें कहीं ना कहीं अब हल्की हल्की ये खबरें आने लगी हैं कि स्थानीय जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। सवाई माधोपुर हमारा जिला
यहाँ से क्या प्रमुख खबरें हैं तो सवाई माधोपुर मलाला डूंगर के बहतेड़ में 2 दिन पहले हुए सवीला हत्याकांड में आज पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको ध्यान होगा आपसी रंजिश में लेकर के संघर्ष हुआ था और जम करके धारदार हथियार चले थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। ये खबर हमने आपको दिखाई थी। मलारना डूंगर थाने के अंतर्गत गाँव बहतेड़ में ये मामला हुआ था और उस मामले में पुलिस ने आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें बहतेड़ निवासी आजम और उनकी पत्नी रेशमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में ट्रैक्टर से कुचल करके और मारने का ये मामला था और पुलिस ने पहले ही 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है ताकि जल्द से जल्द जितने भी नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। सवाई माधोपुर से अगली खबर, एसडीएम कपिल शर्मा ने आज मैरिज हॉल संचालकों की बैठक ली और उनको दिशा निर्देश दिए कि आने वाले समय में 25 तारीख से शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइन और जो अपडेट है वो दी गई है। आज हमने भी आपको ये लाइव दिखाया था। चलिए इस बारे में मैं चर्चा ज़रूर करूँगा आपसे, लेकिन पहले मैं आपको खबरें बता देता हूँ। चुनावी सरगर्मियाँ अब सवाई माधोपुर में भी तेज़ हो चुकी हैं, वो तो होनी थी क्योंकि वहाँ भी निकायों के चुनाव हैं और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज वो आज वहीं रहे। 60 वार्डों के लिए प्रत्याशियों का चयन करना है, टिकटों का वितरण करना है, तो लगातार कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं जो है अब ताल ठोक रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बोर्ड बनाया जाए। हालांकि माधोपुर की कंडीशन बड़ी अजीबोगरीब रही है साहब, वहाँ कोई भी बोर्ड स्थायी रूप से चल नहीं पाया है कभी भी और लगातार जो सभापति हैं वो बदलते रहे हैं, विवादों में रहा है। अब चलते हैं आपकी और हमारी खबरों की तरफ। शादी समारोह शुरू होने वाले हैं और इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। वीडियोग्राफी करवाई जाएगी आपके द्वारा। अगर सरकार को या प्रशासन को कहीं ये लगा कि गड़बड़ है तो प्रशासन भी चाहे तो उसकी वीडियोग्राफी करवा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के संशय का माहौल है। मैं चाहूँगा अपनी टेक्निकल टीम से एडीएम साहब को फ़ोन मिला दें तो उनसे हम लाइव बात कर लेंगे। वो सर वहाँ बिजी हो गए, कमाल की बात है। कार्ड पर स्लोगन लिखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये साफ निर्देश दिए हैं कि कोरोना से बचाव के स्लोगन लिखना बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और ये आपको हर निमंत्रण कार्ड पर लिखने पड़ेंगे। अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आतिशबाजी पर बिल्कुल बैन है। देखिए जो चीज़ें हैं उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। मास्क है, सैनिटाइज़र है, इनका आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, ये होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि स्पेस के हिसाब से आप मेहमान बुलाएं। ज़रूरी नहीं है 100 बुलाएं, कम भी रख सकते हैं आप, ज़्यादा तो होने ही नहीं चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और ये साफ निर्देश दे दिए हैं। हालांकि जो प्रवेश द्वार, आनंद सर, एडीएम सर को आप फ़ोन मिलाएं और एडीएम सर को हम लाइव जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि आपके जो सवालात हैं और जो संशय है आपके दिमाग में उनका कहीं ना कहीं निराकरण कर पाएँ। कि शादियों को लेकर के बहुत सारे लोगों के मेरे पास में मैसेज और फ़ोन आए थे कि सर कैसे कर पाएंगे, तो डीजे चलेगा या नहीं चलेगा। मोबाइल डीजे तो देखो पहले से बैन है, आप बाहर में चढ़ाई है या निकासी है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर उसका सेटअप क्या रहेगा, क्या स्टेज लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, छोटा मोटा गीत संगीत हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर उसके बिना ये बेईमानी भी है। तो वो चीज़ें हैं, तो इनको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हालांकि हमने कोशिश, और आज पंचायत समिति गंगापुर सिटी सभागार में मीटिंग भी हुई थी। एडीएम महोदय ने जितने भी व्यापारी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन सब की मीटिंग ली थी, बैठक ली थी, और उसमें साफ साफ ये दिशा निर्देश दिए थे कि किस तरह इसका पालन करवाया जाए और क्या करना है। लग नहीं पा रहा, एंगेज आ रहा है। मिलाइए सर, लग जाएगा। तो ये है कि लगातार शादियों को लेकर के और ये अपडेट आ रही है, लोगों में भी संशय है कि साहब किस तरह करेंगे। अब इसमें एक समस्या आई है। समस्या ये आई है कि मैक्सिमम लोगों ने मैरिज हॉल पहले ही बुक करवा दिए, मैक्सिमम लोगों ने स्टेज प्रोग्राम है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको पहले ही बुक कर दिया और उनका पैसा उनको दे चुके हैं। अब आप अगर ऐन वक्त पर मना करते हैं तो फरवरी से वो लोग भी बेरोज़गार बैठे हैं, उनका भी धंधा पानी बड़ी मुश्किल तो वो शुरू हो पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब अगर उस पर वापस काला साया छा रहा है कोरोना का, तो उन लोगों के लिए भी टेंशन की बात है। चलिए आप लगातार इस मामले में लेते रहें अपडेट। और आज एक बात और मैं आपको बता दूं, विधायक रामकेश मीणा वजीरपुर गए और वजीरपुर एसडीएम कार्यालय में उन्होंने पुलिस अधिकारियों की और जो आला अधिकारी हैं और थाना अधिकारी हैं, पीलौदा है, वजीरपुर है,
उनकी मीटिंग ली। और मीटिंग लेना इसलिए ज़रूरी था, बीकेएस मीणा हत्याकांड। आज उसको 8 दिन पूरे हो चुके हैं और 7 दिन का वादा किया था प्रशासन ने कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सख्त लहजे में नजर आए आज विधायक रामकेश मीणा और डांट पिलाई सारे प्रशासनिक अधिकारियों को कि आखिर 3-3 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी इस मामले में पहले समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर इस तरह होता तो एक बेगुनाह और मासूम बच्चा मारा नहीं जाता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब हम जाकर के लोगों को चेहरा कैसे दिखाएं जब हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही गांव में इस तरह की आपराधिक घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है। तो रामकेश मीणा जी से हम बात जरूर करेंगे, विधायक महोदय से, और देखते हैं आज क्या कुछ गतिविधियां रही और उन्होंने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए पुलिस अधिकारियों को, क्या कुछ बातें उन्होंने की हैं, तो ये जानना भी उनके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, 7 दिन का टाइम दिया है, तो क्या 7 दिन बाद में कोई प्रोग्रेस हुई है? इस मामले में गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? हमने आपको पहले बताया था सिर्फ 2 गिरफ्तारियां अभी इस मामले में हुई हैं, और वो भी किसी पुराने विवाद को लेकर के। बीकेएस मीणा हत्याकांड को लेकर के अभी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। केवल 2 गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो उस परिवार के साथ जो पुराना विवाद चल रहा था उसको लेकर के ही हो पाई हैं। तो 7 दिन उसको पूरे हो गए हैं और बिल्कुल उठाएंगे, आप मिलाते रहिए। तो उनसे भी हम पूछते हैं कि सर आज क्या प्रोग्रेस रही और क्या कुछ वजीरपुर जो है उसमें आपने बैठक ली, किन अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है और उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर बात होती है तो बिल्कुल हमको मौजूदा स्थिति पता चलेगी कि बीकेएस मीणा हत्याकांड में अब क्या चल रहा है और क्या स्थिति है। हालांकि विधायक महोदय की तबीयत भी ख़राब है थोड़ी सी, तो शायद हो सकता है कि वो अब सो गए हों। अगर उठा लेते हैं तो बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे। चलिए, तो शायद हो सकता है वो सो गए हों, लेकिन इस बारे में उनसे बातचीत ज़रूर करूंगा मैं और उनसे पूछूंगा ज़रूर इस बारे में। और अब बात करता हूं मैं गंगापुर सिटी की चुनावी सरगर्मियों की। तो देखिए, आज 23 तारीख है और अगर आज की बात की जाए तो 23 से लेकर के 27 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे। आज गंगापुर सिटी से 3 नामांकन, वार्ड नंबर 1 से 2 और वार्ड नंबर 30 से 1 नामांकन भरा गया। वहीं सवाई माधोपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ से 2 नामांकन भरे गए हैं। तो वो भरना भी सिलसिला हो गया। अब जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब अपने अपने नाम और मुहूर्त के हिसाब से जो फॉर्म है वो दाखिल करेंगे। और सिंबल अगर जो मिलना है, पार्टी के जो टिकट मिलना है, उसमें दोनों ही पार्टियों को भारी मशक्क़त करनी पड़ रही है। स्पेशली भाजपा का जो खेमा है वो कई वार्डों को लेकर के बड़ा चिंतित नज़र आ रहा है। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिसमें दावेदारों की संख्या बहुत अधिक है साहब, तो उनके लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को कि आखिर किसको दें किसको ना दें। लेकिन कुल मिलाकर के है कि दोनों ही पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट पर दाव ज़रूर लगाएगी, जो टिकट निकाल सके, जो जिता सके और वोट बनाने में योगदान दे सके। तो ये तमाम आज दिन भर की अपडेट थी। इसके अलावा और कोई बड़ी अपडेट नहीं थी। गंगापुर सिटी में एक दहेज का मामला ज़रूर सामने आया है जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उस मामले में ये हुआ है कि पत्नी से मारपीट का मामला है। शंकर मील निवासी कल्पना गुप्ता की शादी 28 नवंबर 2017 को राहुल निवासी वजीरपुर के साथ में हुई थी और उसके बाद से वो लगातार उनके साथ मारपीट कर रहे थे। आखिर में आज प्रताड़ित होकर के, दुखी होकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और अब इसकी जांच की जाएगी। तो ये है। इसके अलावा और कोई क्राइम की बड़ी खबर नहीं थी। कुछ लाइव भी आपको पदम जी ने भी दिखाई थी। तो पल पल की खबरों पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं और लगातार आपको हम अपडेट देते आ रहे हैं। भीड़ भाड़ वाला मामला है या अतिक्रमण मामला है, इसको लेकर के आज आपने संतोष जी के भी बयान सुन लिए और कहीं ना कहीं ये बात विधायक साहब के पास भी पहुंच रही है कि ये बड़ा इशू बनता जा रहा है अब गंगापुर शहर के लिए। तो उस पर भी कहने कार्रवाई की जानी चाहिए कि साहब बेहताशा जो ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको लेकर के या अतिक्रमण को या भीड़ को लेकर के, क्योंकि एक तरफ तो आप कोरोना रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ भीड़ आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। रही बात शादियों की, तो सर बिल्कुल आप एंजॉय करें। प्रशासन की तरफ से यही है कि मास्क का या मेडिकल जो एडवाइजरी है उसका पालन ज़रूर करें। मोबाइल डीजे बंद हैं, आतिशबाजी बंद हैं। लेकिन मैं जयपुर की बात कर लें, जयपुर जिला कलेक्टर की या और कहीं की भी बात कर लें, सब जगह जिला कलेक्टरों के आदेश ये हैं कि आप मैरिज हॉल के अंदर हल्का फुल्का गीत संगीत या म्यूज़िक है उसको बजा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल एडवाइजरी का पालन करते हुए। तो यही बात है। बाकी आप मोबाइल डीजे यानी चढ़ाई में और निकासी में जो हम डीजे बजाते हैं वो ज़रूर बंद है और आतिशबाजी बंद है। तो ये चीज़ें बाकी ये क्लियर है।
बाकी एडीएम साहब से अगर बात होती तो मैं और भी बहुत सारे जो सवाल थे मेरे जहन में वो मैं आपको क्लियर कर देता। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, शेयर ज़रूर करें सर, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि खबरें वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक हम इसे पहुँचाना चाहते हैं, तभी तो सफलता मिलेगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।